गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th 12th में एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे शॉर्ट स्टोरी का आपका सेकंड चैप्टर है। हम आज इसकी समरी आपको बता रहे हैं हिंदी में, ताकि कहानी आपकी समझ में आ जाए। रोज की तरह दोपहर को उस ज्योतिषी ने अपना थैला खोला और अपने धंधे से संबंधित जो सामान था वो उसने वहाँ पर फैला दिया, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ थी, कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा था जिस पर अनजानी रहस्यमयी आकृतियाँ बनी हुई थीं, एक नोटबुक थी और ज्योतिषी की लिखाई वाले कागजों का एक बंडल था। उसका माथा पवित्र भस्म व रोली से चमकता रहता था। उसकी आंखें एक विचित्र तेज के साथ चमक रही थीं, जो वास्तव में निरंतर ग्राहकों को ढूंढते रहने के कारण वैसी हो गई थी, जिन्हें उसके भोले वाले ग्राहक एक अलौकिक प्रकाश वाली समझते थे और सुख का अनुभव करते थे। उसके पुते हुए मस्तक व गालों पर छाए हुए गलमुच्छों के बीच में स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाई देती थी। एक मूर्ख तक की आंखें इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती हैं। इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए वह अपने सिर के चारों ओर भगवा रंग की एक पगड़ी बांधता था। यह रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। लोग उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ क्रॉसमॉस या डेलिया के पौधों की ओर आकर्षित होती हैं। टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे पर एक इमली के वृक्ष की फैली हुई डालियों के नीचे वह बैठा करता था। अनेक बातों में वह एक बढ़िया स्थान था। सवेरे से लेकर रात तक वहाँ आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। इस सड़क पर किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के व्यापार तथा कामों का प्रतिनिधित्व था। औषधि विक्रेता, चुराए हुए कबाड़ के विक्रेता, जादूगर लोग और इन सबसे बढ़कर सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता जो पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए सारे दिन शोर करता रहता था। शोरगुल मचाने में उसके बाद नंबर आता था भुनी मूंगफली वाले का, जो प्रतिदिन अपने सामान को एक सुंदर नाम दिया करता था। किसी दिन उसे बम्बई की आइसक्रीम कह देता था, अगले दिन उसे दिल्ली के बादाम कहता था और तीसरे दिन उसे राजा की मिठाई इत्यादि इत्यादि कहा करता था, और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे रहते थे। इस भीड़ में एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने इकट्ठा रहता था। वह लपलपाते हुए प्रकाश के सहारे ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था, जो निकट के मूंगफली के ढेर के पास चटक चटक कर धुआं उड़ाती हुई जला करती थी। उस स्थान का आधा आकर्षण तो इस वास्तविकता के कारण था कि उसे नगर पालिका की रोशनी का कोई लाभ नहीं था। उस स्थान को दुकानों की रोशनियों से प्रकाश मिलता था। एक या दो के पास फुसकार करती हुई गैस की कुछ वे थी जो लैंप वगैरह जलते थे, नंगी लपटें थीं
कुछ साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित एक या दो ज्योतिषी की भांति स्वयं की रोशनी के बिना ही अपना काम चला लेते थे। यहाँ पर रोशनी की किरणें व चलती फिरती छायाएं एक दूसरे को काट रही थी। वह ज्योतिषी को बहुत लाभदायक पड़ता था। इसका सीधा कारण था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तो उसका इरादा ज्योतिषी बनने का नहीं था। वह अन्य लोगों के भविष्य के बारे में उतना ही अनजान था जितना वह अपने स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। वह नहीं जानता था कि अगले मिनट में उसे स्वयं को क्या कहने वाला था। वह नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था जितने उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। फिर भी वह ऐसी बातें बनाता था जो प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट कर देती थी। फिर भी उसके परिश्रम से उतनी ही ईमानदारी थी जितनी कि किसी भी ईमानदार के परिश्रम में हो सकती है, तथा दिन के व्यतीत होने पर जो कुछ कमाई वह घर ले जाता था वह उसके योग्य होती थी। उसने पहले से बिना कुछ सोचे समझे या योजना के अपना गांव छोड़ दिया। यदि वह वहां रहता होता तो वहां पर वह अपने पुरखों वाला काम कर रहा होता, जैसे अपने खेतों को जोतना, पुरखों के घर में रहना, विवाह करना व जीवन निर्वाह करना। किंतु ऐसा होना नहीं था। बिना किसी से कुछ कहे इसे घर छोड़ना पड़ा तथा बिना सोचे उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े वह रुका ही नहीं। एक गांव वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। लोगों की मुसीबतों का उसे सही विश्लेषण आता था, जैसे शादी विवाह, धन दौलत, रिश्ते तथा रिश्तेदारी की उलझनें। लंबे अभ्यास ने उसकी समझ को तेज कर दिया। अंदर ही वह समझ लेता कि क्या कुछ गलत है। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। वह अभी अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक मसाला मिल जाता था। दूसरा कम से कम 10 मिनट तक न बोल लेता था, तब तक वो चुप रहता था। और जब उसे बोलने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मसाला मिल जाता था तब वो बोलना शुरू करता था। इस बात से उसे 1 दर्जन उत्तरों का परामर्श के लिए मसाला मिल जाता और सामने वाले व्यक्ति की हथेली के ध्यान से देखते हुए उसे बताया उन अनेक बातों में तुम्हें अपने ग्राहकों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तब 10 में से 9 लोग उसके साथ राजी होना मान लेते थे अथवा वह प्रश्न करता था, क्या तुम्हारे परिवार में ऐसी कोई औरत है, दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती है? या फिर वह चरित्र या विश्लेषण करने लगता था, तुम्हारी अधिकांश परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण या तुम्हारे अपने कार्यों के कारण होती है। इस प्रकार से वो अपनी बातों को करता रहता था। मूंगफली वाले ने भी अपना सामान लपेटना शुरू किया और वो घर जाने की तैयारी में लगा हुआ था। इस बात का संकेत था कि ज्योतिषी को भी अपना सामान बांध ले, क्योंकि अब वह अंधेरे में रह जाएगा। सिवाय हरी रोशनी के उसके पास कोई भी प्रकाश नहीं मिलेगा। उसके सामने की जमीन का स्पर्श कर रही जो
लाइट उसके सामने की जमीन का स्पर्श कर रही थी। वह अपनी कौड़ियों व अपने सामने एक आदमी समेटकर थैले में रख ही रहा था कि उसने सामने एक आदमी खड़ा हुआ देखा। उसने कहा, बैठो। तुम घबराकर कुछ अस्पष्टता उत्तर दिया। ज्योतिषी ने अपनी बात पर जोर डाला। इस बात पर दूसरे ने उसकी नाक के तले यह कहते हुए अपनी हथेली घुसा दी, तुम अपने को ज्योतिषी कहते हो? ज्योतिषी को यह बात एक चुनौती सी अनुभव हुई और दूसरी की हथेली की रोशनी को हरी किरण में बोलते हुए कहा, तुम्हारा एक ऐसा स्वभाव है। अरे उसे बंद करो। दूसरा बोला, मुझे कुछ काम की बात बताओ। तुम्हारे मित्र के स्वाभिमान को चोट लगी। मैं प्रति पर्सन केवल 3 पाई लेता हूँ और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसों के हिसाब में काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए। इस पर दूसरे ने अपनी भौं पीछे की ओर खींच ली, एक इकन्नी निकाली और उसे इसकी ओर यह कहते हुए उछालकर फेंक दी, मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं। यदि मैं वह सिद्ध कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम मुझे यह इकन्नी ब्याज के साथ लौटा देना। यदि तुम्हें मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नहीं। वह पर तुम मुझे 8 आने दोगे? 8 आने दोगे? ठीक है, किंतु तुम गलत हुए तो तुम मुझे इसका दुगना दोगे। अजनबी ने कहा। थोड़ी सी और बहस कर लेने के बाद वह यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, जबकि दूसरे ने एक चुरुट सुलगा लिया। चुरुट कहते सिगार को। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी ने उसके चेहरे की एक झलक पड़ी। कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए क्योंकि कुछ रुकावट थी। जतुका के सैसों ने अपने घोड़ों को गालियां दी और भीड़ की बकवास ने बाग के आधे से अंधेरे को छोड़ दिया। अपने चुरुट के धुएं को खींचता व फेंकता हुआ दूसरा बैठा था। ज्योतिषी को बहुत बेचैनी हुई। वह अपनी इकन्नी वापस लो। यह अपनी इकन्नी वापस लो। मैं ऐसी चुनौती का आदी नहीं हूँ। आज मुझे देर हो गई है। उसने सामान बांधने की तैयारी की। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम अपनी बात से बाहर नहीं हट सकते। तुमने मुझे यहाँ से गुजरते हुए रोका है। उसकी पकड़ से ज्योतिषी कांप उठा और उसकी आवाज़ कांपी और धीमी पड़ गई। आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चुनौती तो चुनौती होती है, बोलते चलो। सूखते हुए गले में ज्योतिषी आगे बोला, एक औरत। रुक जाओ। दूसरा बोला, मुझे वो सब नहीं चाहिए। क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं, इसका उत्तर दो और चलते बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीने बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और उत्तर दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा। यदि तुम मेरा कहा हुआ ठीक लगे तो क्या मुझे 1 रुपया दोगे? नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा और तुम्हें जो ठीक लगे सो कर लेना। काफ़ी झकझक के बाद दूसरा राजी होगा। ज्योतिषी बोला, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
अरे मुझे और आगे बताओ, एक बार तुम्हारे शरीर से एक चाकू पार हुआ था। जोशी ने कहा, क्या आदमी हो? उस निशान को दिखाने के लिए उसने छाती खोल ली। और क्या चाहिए? यदि वहाँ से एक कोई गुजरने वाला अकस्मात उस कुएं में नहीं झांकने लगता तो मैं मर ही गया होता। दूसरे के मुंह से निकल पड़ा, जो उत्साह से उफल रहा था। मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? अपनी मुट्ठी भींचते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा। अब तुम उसे दूसरी दुनिया में ही ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो एक लॉरी के नीचे आकर मर गया। क्योंकि मैं दूसरी बातें भी जानता हूँ गुरु नायक, जो कुछ मुझे कहना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। और कस्बे से तुम्हारा गांव उत्तर की ओर 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। अगली गाड़ी को पकड़ो और वापस चले जाओ, और कभी इधर को पैर करके भी मत सोना, तब तुम्हारी आयु 100 वर्ष तक की होगी। मैं फिर यहाँ पर क्यों आऊँगा? दूसरे ने सोच विचार के बीच में कहा। मैं तो बार बार घर छोड़कर उसकी तलाश में निकलता था, और यदि वह मुझे मिल जाता तो उसका गला घोट देता। उसने अपना सिर खेदपूर्वक हिलाया। वह मेरे हाथों पर सब हाथों से बच गया। मुझे आशा है कि वह मुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन नहीं, अब वह तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ट्रक के नीचे कुचल गया। जितनी देर में जोशी ने अपनी चीज़ें उठाई और उन्हें अपने थैले में रखा, उतनी देर में वह उस स्थान सोना पड़ गया। हरी किरणें भी उस स्थान को अंधकार में वह खामोश छोड़कर गायब हो चुकी थी। वह अनजान व्यक्ति जोशी को एक मुट्ठी सिक्के देने के बाद रास्ते में विलीन हो गया। जोशी अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी के सामने वो सिक्कों के थैलों का सिक्का, जिस थैले में सिक्के भरे थे, उस थैला उसके सामने डालते हुए उसने उसको सारी बात बताई। रात के भोजन के बाद प्योल पर बैठकर जोशी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम जानती हो कि आज मेरा एक बहुत बड़ा बोझ जो मेरे सर पर था, और वर्षों से मैं सोचता आ रहा था, मेरे हाथों एक आदमी का खून हुआ है। यही कारण था कि मैं घर से भाग लिया, यहाँ बस गया और तुमसे विवाह कर लिया। वह जिंदा है। उसने गहरी सांस ली। तुमने जान से मारने की कोशिश की? हाँ, अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ युवा था। एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह से झगड़ा किया। अब उसके बारे में क्यों सोचा जाए? सोने का समय हो गया है, उसने दवाई लेते हुए कहा, और प्योल पर लंबा लेट गया और सो गया। थैंक यू सो मच।